नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग मेन लीफ पीरियडिक लॉ और मेन लीफ पीरियडिक टेबल के बारे में जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11 का जो तीसरा यूनिट है एनसीईआरटी का पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी, इसकी शुरुआत की थी, जिसमें जो तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में जो अर्ली अटेम्प्ट अर्थात शुरू में जो प्रयास किया गया था उसके बारे में जाना था। अर्थात डो ब्रेनर के ट्रायड का नियम, न्यूलैंड के ऑक्टेव का नियम और लेवाइयर का क्लासिफिकेशन, ये तीनों के तीनों तत्वों के शुरू का जो वर्गीकरण का जो प्रयास है उसमें ये आता था। अब उसके बाद फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन का सिलसिला चालू हुआ, जिसमें हम लोग जानेंगे मेन लीफ पीरियडिक टेबल, फिर उसके बाद मोसले का पीरियडिक टेबल। तो आज का ये टॉपिक है मेन लीफ का आवर्त नियम और मेन लीफ का आवर्त सारणी, ये क्या कहता है। मेंडलीफ एक ऐसे वैज्ञानिक थे, दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ, जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के लिए काफ़ी संघर्ष करने के बाद और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचकर इन्होंने सारे तत्वों को विभिन्न वर्गों और आवर्तों में बांट दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए लोगों ने 100 से 125 वर्ष तक संघर्ष किया, लेकिन नहीं हो पाया। इसमें जो 3 नाम पहले हमने बताए, उन्होंने कुछ योगदान दिया लेकिन उसका भी अस्वीकार हो गया। लेकिन जो वो 3 आदमी जो थे, लेवाइजर, डो ब्रेनर और न्यूलैंड, उन्होंने आगे का रास्ता अख्तियार किया, जिसमें उन्होंने परमाणु भार को आधार मानते हुए तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तो मेंडलीफ साहब ने भी तत्वों के वर्गीकरण का आधार एटॉमिक मास को ही मानते हुए इन्होंने क्या किया, अपने समय तक जितने भी तत्व मौजूद था उतने उन्होंने पोस्ट कार्ड ले लिए और प्रत्येक पोस्ट कार्ड पर सारे एलिमेंट का नाम उन्होंने लिख डाला और फिर उसको एक एक करके अध्ययन करना शुरू किया सभी एलिमेंट का, कि वो जल से अभिक्रिया करने के बाद क्या देता है, अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद क्या देता है, उसका भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इन सारे कामों को पूरा करते हुए और सब एलिमेंट का अध्ययन करते हुए सारे गुण को सभी पोस्टपार्ट में उन्होंने लिखते गया। और इसमें काफ़ी लंबा समय लगा, चूँकि इन्होंने पूरा जीवन लैब में ही इन्होंने बिता दिया था इसके लिए, और इन्होंने वो कर दिखाया जो 125 वर्ष में सैकड़ों वैज्ञानिक नहीं कर पाए थे, वो सफल हो गए थे। तो इन्होंने जब सारे एलिमेंट के गुणों का अध्ययन कर प्रत्येक पोस्ट कार्ड पर एलिमेंट के नाम के साथ उन्होंने लिख डाला, उसके बाद उन सभी पोस्ट कार्ड को इन्होंने क्या किया कि एक बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजा दिया। अब उसको सजाने के बाद उन्होंने देखा कि एक खास अंतराल के बाद समान गुण वाला था तो पुनः आ जाता है, तो जो जिस एलिमेंट का गुण समान पाया गया उन सारे पोस्ट कार्ड को अलग कर लिया गया, और जिस तत्वों का गुण असमान पाया गया उसको अलग कर दिया गया। और इसके आधार पर उन्होंने एक नियम बना दिया और उस नियम के आधार पर इन तत्वों को आवर्त और वर्ग में उन्होंने वर्गीकृत कर दिया। तो इन्होंने एक नियम बना दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। अर्थात अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो एक खास अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहा गया। और इस नियम के आधार पर मेंडलीफ ने सभी एलिमेंट को एक सारणी के रूप में सजाया, जिसे मेंडलीफ के आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने नियम दिया, वो ये कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the order of their increasing atomic masses and the property of elements are repeated after particular interval. This is known as Mendeleev periodic law. On the basis of this law, Dmitry Ivanovich Mendeleev arranged all the known elements present at that time in a table that is called Mendeleev periodic table. And this periodic table is made up of 2 types of lines, that is vertical lines and horizontal lines. Vertical lines are known as groups and horizontal lines are known as periods. The total number of groups are found to be 9, and generally they are designated in Roman numerals like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or 0 group.
Besides 0 and 8 group remaining, all the groups have been classified into two parts, that is called subgroup A and subgroup B, like first A, first B, second A, second B, third A, third B, fourth A, fourth B, and seventh A, seventh B. And 0 and 8 group have not been divided into subgroup A and B. This is the Manliff periodic table. पुनः हम इसे समझ ले कि मैनलिफ ने एक आवर्त नियम दिया जिसके अनुसार ये कहा गया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, अर्थात अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो एक खास अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, इसे मैनलिफ का आवर्त नियम कहा गया। तो समान गुण वाले तत्वों की जो पुनरावृत्ति है वो 2, 8, 18 और 32 एलिमेंट के अंतराल पर होता है। तो पहले हम लोग ये जाने कि मैनलिफ पीरियोडिक लॉ क्या कहता है। Manliff periodic law the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic masses. If elements are arranged in the order of their increasing atomic masses, then properties of elements are repeated this is called Manliff periodic law. ये मैनलिफ का आवर्त नियम कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेज, अर्थात तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। फिर इसी की व्याख्या यहाँ नीचे की गई एक लाइन में कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड, दिस इज कॉल्ड मैनलिफ पीरियोडिक लॉ, अर्थात अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो एक खास अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात एलिमेंट का जो गुण है वो रिपीट करता है, इसे मैनलिफ का आवर्त नियम कहा गया। पुनः इसे हम समझ ले कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, अर्थात अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो एक खास अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, जिसे हम मैनलिफ के आवर्त नियम के नाम से जानते हैं। इस नियम के आधार पर मैनलिफ ने अपने समय तक प्राप्त सभी तत्वों को एक सारणी के रूप में सजाया, जिसे मैनलिफ की आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। तो ये नियम थोड़ा याद रखना जरूरी हो जाता है, खास करके केमिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक होता है। तो अब हम लोग चलते हैं कि मैनलिफ का आवर्त सारणी क्या है, उसका डिफिनीशन क्या है, उन्होंने कैसे डिफाइन किया। ये तो मैनलिफ पीरियोडिक लॉ हुआ। अब मैनलिफ पीरियोडिक टेबल
main leaf arranged all the elements in a table on the basis of his periodic law. That is called Manley periodic table. यह मैनलिफ की आवसानी की परिभाषा है। मैनलिफ अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन अ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ हिज पीरियडिक लॉ, दैट इज कॉल्ड मैनलिफ पीरियडिक टेबल। अर्थात मैनलिफ ने अपने आवर्त नियम के आधार पर सभी तत्वों को एक टेबल के रूप में सजाया, एक सारणी के रूप में सजाया, जिसे मैनलिफ की आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा मैनलिफ का आवर्त नियम और मैनलिफ की आवर्त सारणी। अब हम लोग ये जानेंगे डिटेल में कि मैनलिफ की आवर्त सारणी कैसे बना है, उसमें ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, उसको कैसे निर्माण किया गया है। तो इसे हम लोग थोड़ा ढंग से समझे कि जो मैनलिफ का जो आवर्त सारणी है वो दो प्रकार की कतारों के मिलने से बना है, दो प्रकार के लाइन से बना हुआ है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को ग्रुप कहा जाता है और जो वर्टिकल लाइन है उसको ग्रुप, हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहा जाता है और वर्टिकल लाइन को ग्रुप कहा जाता है। अर्थात मैनलिफ का आवर्त सारणी दो कतारों के मिलने से बना हुआ है। क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं और उदग्र कतारों को वर्ग कहते हैं। इसमें एक ऊपर से नीचे की ओर आता है और एक बाएं से दाएं की ओर जाता है। तो यहाँ मैनलिफ के आवर्त सारणी दो कतारों के मिलने से बना है। क्षैतिज कतारों को अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइन को आवर्त कहते हैं और उदग्र कतार अर्थात वर्टिकल लाइन को ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसमें वर्गों की संख्या कुल 9 है और आवर्तों की संख्या कुल 7 है। यहाँ वर्गों को रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5, इसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 है, इस तरह से 8 ग्रुप और फिर 0 ग्रुप है। तो इस तरह से मैनलिफ की आवर्त सारणी में कुल 9 ग्रुप्स हैं, जिसको रोमन में लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 ग्रुप है एक। इस 0 और 8 ग्रुप को छोड़कर शेष सभी वर्गों को दो भागों में बांट दिया गया है, जिसे सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी के नाम से जानते हैं। अर्थात यहाँ फर्स्ट ए होगा, फर्स्ट बी होगा, सेकेंड होगा, सेकेंड बी होगा, इस तरह से सेवेंथ ए होगा, सेवेंथ बी होगा। हम लोग ये जाने कि इसमें वर्गों की संख्या 9 है, जिसमें एक 0 ग्रुप शामिल है। तो 1 से लेकर के 8 तक तो नंबरिंग रोमन में किया गया है और एक 0 ग्रुप है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ वर्गों को रोमन न्यूमरल्स में लिखा गया था, सूचित किया गया था 1 से लेकर 8 तक, और यहाँ 0 और 8 ग्रुप को छोड़ करके से सभी वर्गों को दो भागों में बांट दिया गया है, जिसे उपवर्ग ए और उपवर्ग बी कहते हैं। अर्थात फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी से लेकर के सेवेंथ ए सेवेंथ बी तक, और एक है 0 ग्रुप। तो ये तो रही वर्ग की बात। फिर इसमें आवर्तों की संख्या 7 है। तो इसमें पहले आवर्त में सिर्फ 2 ही तत्वों को रखा गया है, इसलिए इसे अति लघु आवर्त यानी कि वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। तो हम लोग चले अब पीरियड पर, उसमें किसमें कितना एलिमेंट को रखा गया है, उसका नाम क्या दिया गया है। अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि आवर्त सारणी उदग्र और क्षैतिज दो प्रकार के कतारों से मिलने से बने हैं। उदग्र कतारों को वर्ग और क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है। वर्गों की संख्या 9 है और आवर्तों की संख्या 7 है। और वर्गों को रोमन में लिखा जाता है, जैसे 1 से 8 तक रोमन में लिखेंगे, और फिर 0 ग्रुप है। पुनः हम लोगों ने जाना है कि 0 और 8 ग्रुप को छोड़कर से सभी को दो भागों में बांट दिया गया है, जिसे सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी अर्थात उपवर्ग ए और उपवर्ग बी के नाम से जानते हैं।
अब हम लोग पीरियड के बारे में जानते हैं। There are 7 periods in this पीरियडिक टेबल, अर्थात इस आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। तो यहाँ फर्स्ट पीरियड, इस फर्स्ट पीरियड में 2 ही तत्वों को एक साथ रखा गया, अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए इसे अति लघु आवर्त अर्थात वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इसमें 2 तत्वों को एक साथ रखा गया है। उसके बाद है सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, इसमें 8 तत्वों को एक साथ रखा गया है, यानी कि सेकेंड में भी 8 को रखा गया है और थर्ड में भी 8 तत्वों को रखा गया है, इसलिए इसको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। इसको वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। फिर उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, इसमें 18 तत्वों को एक साथ रखा गया है, इसलिए इसे लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। फिर इसमें जो सिक्स्थ पीरियड है उसमें 32 तत्वों को एक साथ रखा गया है, इसलिए वेरी लॉन्ग पीरियड ये कहलाता है। और जो सेवेंथ पीरियड है वो इनकम्प्लीट है, इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। क्योंकि अब जो भी एलिमेंट की खोज होगी इसी में रखा जाएगा, इसलिए इसे इनकम्प्लीट माना गया है, अधूरा आवर्त माना गया है। तो ये मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त है। क्योंकि आवर्त को हम अरबी संख्याओं में लिखते हैं, जिसको हिंदू अरबी न्यूमरल्स कहा जाता है। जैसे यहाँ अरबी संख्या हो गया 1 2 3 4, इस तरह से 7 तक हम लिखेंगे, ये अरबी संख्या कहलाता है। तो यहाँ मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो वर्ग को जो लिखा गया था वो रोमन में लिखा गया था और इसको अरबी संख्याओं में लिखा गया था। और जो ये आवर्त है वो बाएं से दाएं की ओर जाएगा, जो वर्ग होगा ऊपर से नीचे की रहेगा, अर्थात ये हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में रहेंगे और वो वर्टिकल लाइन के रूप में। तो यहाँ जो इसमें 7 आवर्त है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है, जिसमें पहले आवर्त में 2 ही तत्वों को रखा गया है, इसलिए इसे बहुत ही शॉर्ट पीरियड यानी कि अति लघु आवर्त कहा जाता है, वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ दूसरे और तीसरे आवर्त को एक साथ लिया जाता है, इसमें प्रत्येक में 8 तत्वों को एक साथ रखा गया, अर्थात दूसरे आवर्त में भी 8 है और तीसरे आवर्त में भी 8 तत्वों को रखा गया है, इसलिए इसे शॉर्ट पीरियड यानी कि लघु आवर्त कहते हैं। फिर चौथे और पाँचवें पीरियड में 18 तत्वों को एक साथ रखा गया है, इसलिए लॉन्ग पीरियड कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। फिर छठे आवर्त में 32 तत्वों को एक साथ रखा गया है, जिसे वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड था, अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। और जो 7वां पीरियड है वो इनकम्प्लीट है। मेंडलीव साहब ने इसमें लगभग 19 तत्वों को एक साथ रखा था और आज तो इसमें कुछ संख्या आगे बढ़ा है। तो ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब ये हुआ कि अभी इसका फिक्स नहीं है, जितने भी नए नए एलिमेंट की खोज होते जा रहा है इसमें प्लेस होते जा रहा है ये, इसलिए इसको इनकम्प्लीट माना गया है। तो ये रहा मेंडलीव के पीरियड। फिर ग्रुप में जो 9 ग्रुप है उसमें 0 और 8 ग्रुप को छोड़कर से सभी को उपवर्ग ए और उपवर्ग बी में बांट दिया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख ग्रुप है जिसमें हमें जान लेना है। जिसमें फर्स्ट ग्रुप ए है, जिसमें आधुनिक आवर्त सारणी में सीधे उसे पहला ग्रुप नाम दे दिया गया है। उसमें जो तत्वों को रखा गया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सभी के सभी क्षारीय धातु है, अल्कली मेटल है, क्योंकि ये सभी जल से अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करता है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप ए के तत्वों को अल्कली मेटल कहा जाता है, क्षारीय धातु कहा जाता है। फिर फर्स्ट ग्रुप बी के तत्वों को क्वाइनेज मेटल कहा जाता है, सिक्का धातु कहा जाता है,
चूँकि आदिकाल से इन धातुओं का उपयोग सिक्का बनाने में किया जाता था, जैसे तांबा हुआ, सोना हुआ या चांदी हुआ ये। फिर जो सेकेंड ग्रुप ए है उसको अल्केलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, अर्थात क्षारीय पार्थिव तत्व कहा जाता है, क्षारीय पार्थिव धातु कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है चूँकि इन्हीं तत्वों के मिलने से पृथ्वी के अधिकांश भाग का निर्माण हुआ है। फिर इसके बाद सेवेंथ ग्रुप ए है जिसको हैलोजन कहा जाता है, जिसमें है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टेस्टाइन। ये सभी एलिमेंट हैलोजन के नाम से जाना जाता है चूँकि ये सभी किसी धातु से भी क्रिया करके लवण का उत्पादन करता है। और हैलोजन एक ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ होता है साल्ट प्रोड्यूसर यानी कि लवण उत्पादक। ये सभी तत्व किसी धातु से भी क्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं, इसलिए सेवेंथ ग्रुप ए के तत्वों को हैलोजन के नाम से जाना जाता है। फिर एक विशेष ग्रुप है जो जीरो ग्रुप इन्होंने रखा, उसमें अक्रिय गैसों को रखा गया है। अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है, इसलिए इसे जीरो ग्रुप का सदस्य कहा जाता है, तत्व कहा जाता है। तो ये इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा मेनलिफ की आवर्त सारणी, मेनलिफ का आवर्त नियम और उसका जो डिटेल जो फॉर्मेशन है पीरियोडिक टेबल का उसके बारे में, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ अभी जाने। पुनः हम लोग एक बार नियम जान ले कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को अगर उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो एक खास अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। इसे मेनलिफ का आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के आधार पर मेनलिफ ने सारे तत्वों को एक सारणी के रूप में सजाया है, जिसे मेनलिफ की आवर्त सारणी कहते हैं। और ये मेनलिफ की आवर्त सारणी दो प्रकार के कतारों के मिलने से बना हुआ है, जो वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन को ग्रुप कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहा जाता है। फिर वर्गों की संख्या 9 है और आवर्तों की संख्या 7 है। वर्गों को रोमन में सूचित किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 से लेकर 8 तक, और एक जीरो ग्रुप। 0 और 8 ग्रुप को छोड़कर से सभी वर्गों को दो भागों में बांट दिया गया है, जिसे उपवर ए और उपवर बी के नाम से जाना जाता है। फिर आवर्तों की संख्या 7 है, जिसे अरबी संख्याओं में लिखा जाता है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से किया गया है। फर्स्ट पीरियड जिसको अति लघु आवर्त कहा जाता है, चूँकि इसमें दो ही तत्वों के एक साथ रखा गया है। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एक साथ हम लोग बोलते हैं, दोनों को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, चूँकि प्रत्येक में 18 तत्वों के एक साथ रखा गया है। इसी प्रकार से फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में 18 तत्वों को एक साथ रखा गया, इसलिए लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। इसका ये मतलब हो गया कि फिफ्थ में भी 18 है और फोर्थ में भी 18 है। फिर सिक्स पीरियड में 32 तत्वों को एक साथ रखा गया है, इसलिए अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। और सेवन तत्वों में अधूरा आवर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी ये इनकम्प्लीट है। जितने भी तत्व नए नए खोज होते चलेंगे इसमें रखा जाएगा, इसलिए इसको इनकम्प्लीट आवर्त कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने ये मेनलिफ के आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा। फिर अगले क्लास में यानी कि अगले वीडियो में हम लोग आवर्त सारणी के, इस मेनलिफ के आवर्त सारणी के क्या दोष है, क्या खामियां हैं, इतने सारे मेरिट होने के बाद भी कुछ इसमें डिमेरिट भी है। डिमेरिट होने के साथ साथ इस मेनलिफ के योगदान को हम लोग नहीं भूलेंगे। अब जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोसले का आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है या फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, वो इन्हीं की देन है। थोड़ा सा उसमें अंतर हो गया है, इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर सजाया था, उन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पर सजा गया। तो सारा काम इन्हीं का किया हुआ है। वहाँ एटॉमिक मास के जब एटॉमिक नंबर डाल दिया गया है, अंतर सिर्फ इतना ही है। और एटॉमिक नंबर डालने से उपवर ए और बी का स्थान अलग अलग हो गया है, जिस कारण से उसका आकार बड़ा हो गया है। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का हम द्विघ रूप कहते हैं, जिसे हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।